दोस्तों क्या लगा नावल सब दोस्त कमेंट में लाजमी बताओ। आज वाली एपिसोड बहुत ही मजे की होने वाली है। साथ साथ सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। और मैंने गहरी सांस भरी और बोला ठीक है अब अगला सबक क्या होगा। वो बोला आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अमजद आया और बोला अब मेरी बारी है। सबसे पहले उनका इस्तेमाल सीखना होगा। इसके बाद इसने मुझे कहा कि अब अगली तरबियत पर ले जाया जाएगा। इस दिन मुझे लाहौर की बजाय इस्लामाबाद लाया गया। यहाँ जुबैर खान मौजूद था। वो आज भी किसी रिटायर्ड फौजी कर्नल की आन बान लिए तैयार था। वो बोला कम आन बुआए आओ तुम्हें ऑब्जर्व करना सिखाओ। हम शीशों की दुनिया में रहते हैं। शीशों को इस्तेमाल करना सीखो। शीशों की मदद से अर्द गिर्द का जायजा लो। किसी भी जगह पर जब जाओ तो सबसे पहले हर चीज को एक नजर देखो। ये नजर इतनी बारीक बीनी से होनी चाहिए जैसे एक्सरे किया हो। जो देखा इसे जहन में महफूज करो एक एक शख्स, और फिर अगर उनमें से किसी को जानते हो आप पहचानते हो तो चेहरे पर बिल्कुल भी इसका तासुर ना आने दो। तुम किसी भी हाल में चौंक नहीं सकते। किसी भी मकाम पर तीन चीजों पर गौर करो। एक दाखिली रास्ता, दूसरा इमरजेंसी एग्जिट, तीसरा वहाँ के लोग। नोट करो कि होटल है तो किस किस्म के लोग होने चाहिए। अच्छा होटल है तो खाते पीते, नॉर्मल तो गरीब गुरबा। कोई भी इंसान जो मैच ना करता हो इसको बना देखे निगरानी में रखो। ऐसे लोग जो तुमसे लाताल्लुक दिखाई दे उन पर खास नजर रखो। अब हम इस रोड पर चहल कदमी करेंगे। यहाँ से कुछ लोग हैं, तुम्हें उनको पहचानना है। हम रोड पर 1 किलोमीटर तक आते जाते चले गए। कई लोग आए और गए। इख्तिताम पर पहुंचकर वो बोला हाँ भाई अब बताओ क्या कोई मशकूक शख्स दुखा। मैं बोला यहाँ अब के 4 लोग हैं। एक वो जो जॉगिंग कर रहा है, दूसरा वो जो एक लड़की के साथ खड़ा है, तीसरा वो जो गाड़ी के साथ टिक लगाकर किसी का इंतजार करने की एक्टिंग कर रहा है, और चौथा बल्कि चौथी वो लड़की है जो सामने के बेंच पर बैठी है। वो गहरी सांस लेकर बोला कैसे पहचाना तुमने। मैं बोला नंबर 1 जॉगिंग वाला आदमी पहले ही बला फुट है। इसने जो जॉगिंग सूट पहन रखा है वो बिल्कुल नया है, जैसे आज भी पहली बार पहना हो। जिसने नया जॉगिंग सूट लिया है इसने जॉगिंग के लिए आम शूज की इस्तेमाल किए। इतना अच्छा सूट लेने वाले को जॉगिंग शूज की नहीं ले लेते। इसके जूते इसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करते। इस लड़की के चेहरे पर उलझन है, यानी वो आदमी इसके साथ नहीं है बल्कि महज किसी को दुखाने के लिए वो दोनों साथ है, इसके साथ चिपका है। अगर ये मान भी ले कि वो इस लड़की से फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है तो भी बात जमती नहीं। वो लड़की के इतना करीब खड़ा है कि लड़की के जाने का रास्ता मसरूफ हो गया है, यानी वो सिर्फ दुखाने को लड़की को रोक कर रखे हुए है। गाड़ी से टेक लगाने वाले ने अच्छा सूट पहना है जबकि गाड़ी गर्द से आती है। इसे सूट की परवाह होनी चाहिए। वो बार बार धली की तरफ देख रहा है जबकि सामने ही एक कलाक लगा है। वो इंतजार की एक्टिंग करने में भी खास कामयाब नहीं। इंतजार की कोफ्त से गुजरने वाले इतने मुतमईन नहीं होते। अगर उन्हें अंदाजा हो कि आने वाले देर से आएंगे तो वो इधर उधर के नज़ारों में दिल बहलाने की कोशिशें करते हैं। यहाँ भी जवान लड़कियां दिखाई दे रही हैं। वो उनसे आंखें सींच सकता था। वो लड़की बिल्कुल पास से गुजरने पर बड़ी उचट्टी निगाह डालकर लापरवाह नजर आने लगी। मैं औरत की निगाहों को खूब समझता हूँ और हर लड़की की आंखों में अपने लिए सिताइश देखना मेरे लिए आम सी बात है। इतना सरसरी सा जायजा काफी मशक्कत का काम है, जबकि वो बगौर मेरी खूबसूरती से फैज याब हो सकती थी। मान ले कि वो एक मजबूत लड़की है, मगर कम से कम इतना तो कर ही सकती थी, उचट्टी निगाह की बजाय एक ही भरपूर निगाह डाल लेती। हम ऐसे भी गए गुजरे नहीं। ये एक बनावटी पिन था। हर इंसान हुसैन चीज देखकर जरा सा मुतासिर तो होता है, ये ऐन फितरी बात है। और जो ना मुतासिर हो वो खिलाफ फितरत काम करता है और नजर में आ जाता है। जुबैर खान हंसा और बोला वाह यार तुम तो सीखे सिखाए हो। ये कहाँ से सीखा। मैं बोला बहुत सी चीजें इंसान को सीखनी नहीं पड़ती, वक्त खुद सिखा देता है। वो मेरी कमर खपथपा कर बोला इसी खुशी में आओ तुम्हें कहवा पिलाऊं। मुझे काफी हौसला हुआ। अब तक ये पहली चीज थी जिसमें मैंने अपने उस्तादों को मायूस नहीं किया था। इस्लामाबाद आने का एक मकसद तो ये था कि यहाँ मुझे कुछ खास लोगों से मिलवाया जाए, दूसरा ये कि मैं लाहौर से बाहर निकलकर मजीद इलाकों से भी मुतारफ हो जाऊं। जुबैर खान ने मुझे एक नक्शा और एक किताब दी और बोला इसमें एक शहर की मुकम्मल तफसील है, तुम इसे पढ़ो और कल तुम्हें शहर के एक कोने में उतार दिया जाएगा। जहाँ से तुम बना गलती किए वहाँ पहुँचोगे। मैंने नक्शा उठा लिया और इसे देखने लगा। आज की रात मुझे इसे सत्दी करना था। मैंने नक्शा देखा, वो किसी छोटे शहर का नहीं था। बेशुमार गलियां, बेशुमार सड़कें और कई जगहों पर निशानदेही भी नहीं थी। एक तरफ सुर्ख मार्कर से को बुरा लिखा था, ये शायद कोई कोड था। मैं मारकर उन्हें देखता रहा मगर अचानक एक फोन कॉल आ गई। इस तरफ नादिया थी। वो बेताबी से बोली कहाँ हैं अब।
मैं कब से आपको ट्राई कर रही हूँ। मैं बोला, मैं कुछ काम से इस्लामाबाद आया हुआ हूँ। वो बोली, मैं भी यही हूँ, अगर आप यही हैं तो आज ही मिलते हैं। मैं बोला, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। वो शोखी से बोली, तो इस वक्त मिलने से कौन सी कियामत आ जाएगी, और वैसे भी मेरी कौन सी इज्जत लग जाएगी जो मैं डरूं। मैं बोला, ये भी हो सकता है कि तुम अपनी इज्जत करवाने को बेताब हो रही हो। वो बोली, अगर इसे इज्जत लपवाना कहते हैं तो मुझे वाकई बड़ी शिद्दत से इज्जत लुटने का इंतजार है। मैं बोला, कहाँ मिलोगी। वो बोली, हमें घर के पिछले दरवाजे के पास। और मैं बोला, ओके मैं आता हूँ, मुझे घर का एड्रेस और निशानियां वगैरह मस्ट करो, साथ ही घर की सिक्योरिटी डिटेल भी, ये ना हो कि तुम्हारी लेने के चक्कर में किसी की गोली का निशाना बन जाओ। इसका मस्त 10 मिनट में ही आ गया। मैं घर से निकला और बाहर निकलकर एक टैक्सी रोकी और इसे एड्रेस बताया। टैक्सी घर के सामने से गुजर गई क्योंकि मैंने एक गिल्ली आगे का बताया था। मैं उतरा और किराया देकर वापस मुड़ा। जनवरी की सर्दी में रात के करीब 11:30 बजे एक अजीब सी खामोशी और पुरस्कारियत थी। मैं टहलने के अंदाज में चलता हुआ मकान के सामने पहुंच गया। मैंने दूर ही से मकान का जायजा लिया। मकान पूरी तरह खामोशी में डूबा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे घर में नस्ब थे। मेन गेट में अंदर की तरफ एक गार्ड रूम बना था और बाहर की एक खिड़की खुलती थी। मैं मकान के साथ वाली गिल्ली में घुस गया और मकान के पीछे तरफ देखा। यहाँ खारदार तार लगी थी और साथ ही दीवार पर कांच लगाया गया था। एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ भी था। मैंने नादिया को मस्ट किया, मैं पिछली तरफ मौजूद हूँ। वो चादर में लिपटी शायद दरवाजे के करीब ही कहीं मौजूद थी। वो छोटा दरवाजा खोलकर बाहर निकली और मेरे पास पहुंचकर बेताबी से मुंह से लिपट गई। मैंने इसके होंठों को बेसब्री से चूमा और इसके जिस्म के निशेब और फराज को अच्छी तरह ऐसे टटोला जैसे उन दिनों इसके जिस्म में कोई जंगी बेशी आ गई हो। वो बोली, पप्पू, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इतने दिनों तक आपके लम्स के बगैर जीती रही हूँ। मैं बोला, जिंदगी में इंसान को कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। तुम सुनाओ, सब ठीक है ना? वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? वो बोली, नहीं, बल्कि पहले से बेहतर है सब, क्योंकि एसपी फरजंद मुझसे अक्सर व बेशतर मुलाकात करता है और साथ ही सबको कड़ी हिदायत है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मामू जान को सख्त सजा मिलेगी। मैंने सर हिला दिया और बोला, सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं यहाँ, उन्होंने तुम्हें बाहर निकलते देखा होगा। वो बोली, हाँ, मगर मैं मुलाजमा की चादर ओढ़ कर आई हूँ। धुंध की वजह से फर्क मालूम नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने पूछा तो कह दिया जाएगा कि मुलाजमा कूड़ा क्रिकेट फेंकने निकली थी। फुटेज भी हर वक्त मॉनिटर नहीं की जाती, बस इसी वक्त देखी जाती है जब कोई मसला हो, वरना सालों तक कोई नहीं देखता। मैं बोला, तो अब क्या किया जाए? वो बोली, आपके पास गाड़ी नहीं है? मैं बोला, नहीं, मैं टैक्सी से आया हूँ। वो बोली, ओके, यहाँ पिछली साइड पर एक रूम है जो स्टोर है, हम वहाँ चलते हैं। मैंने सर हिला दिया और चेहरे पर रुमाल लपेट लिया और बोला, पहले तुम अंदर जाओ और जिस जगह सीसीटीवी कैमरा है वहाँ की लाइट बंद करो। मैं फौरन वो जगह पार कर जाऊंगा, तुम लाइट दोबारा जला देना। इसने ऐसा ही किया और 5 सेकंड के अंधेरे के बाद ही दोबारा लाइट रोशन हो गई और इस 5 सेकंड में मैंने कैमरे की हुदूद पार कर ली। महफूज जगह पर पहुंचने के बाद मैं नादिया का इंतजार करने लगा। वो 2 ही मिनट बाद आ गई। इसकी मैयत में मैं एक स्टोर में दाखिल हो गया। नादिया मुझे ये कहकर लूट गई कि बस 1 मिनट में आई, मगर 1 मिनट की बजाय वो 3-4 मिनट बाद सफेद चादर में लिपटी हुई आई। इस चादर के नीचे वो मुकम्मल नंगी थी। चादर एक तरफ से ढली तो इसका कंधा और छाती का कुछ हिस्सा दिखाई दिया। वो बोली, कैसा लगा इतने दिनों बाद मुझे इस हालत में देखकर? मैं बोला, झटका चाहे रोज लगे आ कभी कभी, इसका एहसास यकसा कातिल होता है। वो मुस्कुराई और बोली, तो फिर पूरा झटका दे देना चाहिए। इसने चादर छोड़ दी। चादर फर्श पर गिरते ही वो आ गई। वो आगे बढ़ी और बोली, अब क्या इरादा है? मैंने इसे झपट कर बाजुओं में ले लिया और कहा, मेरा इरादा हमेशा से यही है। इसने मुझे झटक दिया और बोली, यहाँ नहीं, मेरे साथ आओ। मैं बोला, जी, जो हुक्म आपका। इसने मुझे एक स्टूल पर धकेल दिया और बैठ गई, गहरी सांसें मेरे साथ लेते हुए। मैं उठकर कपड़े पहनने लगा तो वो बोली, क्या अपने इस्मारा से भी यही किया है? मैं बोला, नहीं, मगर शायद आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा। वो बोली, मगर आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने इसके गाल थपथपा कर बोला, वक्त आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो बेशक मेरे साथ मत दो, मुझे कोई गल्ला शको आ नाराजगी नहीं होगी। वो बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हर काम में हर मुआमले में आपका साथ दूंगी। मैं बोला, तो फिर बेफिक्र हो जाओ, मैं भी कभी तुम्हें फरामोश नहीं करूंगा। मैं इसके होंठों को चूम कर बाहर निकला। नादिया ने लाइट ऑफ की। मैं निहायत सफाई से गेट पार कर गया।
मैं गिल्ली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो अचानक एक बंदा एक दरख्त की शाख से मुझ पर कूदा। मैं अचानक ही अपनी जगह से हिट कर दूर हो गया। वो ऐन इस जगह गिरा जहां मैं एक सेकंड अहले था। इसके कदम जल्द जमीन को छुए, वो फुटबॉल की तरह मेरे तरफ लुढ़का। मैंने अचानक इसके ऊपर से दूसरी तरफ जस्ट लगा दी। वो जब इस जगह पहुंचा जब मैं वहां था तो मैं तीसरी जगह पहुंच चुका था। इस बार मैं इसकी पुष्ट पर था तो मैंने पूरी ताकत से एक मक्का इसकी गुद्दी में दिया। एक आवाज आई और वो सामने की तरफ जग गया। मैंने झटके से इसकी गर्दन शिकंजे में ले ली और इससे पहले कि मैं कोई दाव अपनाता मुझे एक लफ्ज सुनाई दिया, को बुरी। मैंने इसे फौरन छोड़ दिया। वो कोई था जो मुझे मिला था। वो सर सहलाता उठ खड़ा हुआ और बोला, वहां पीछे गाड़ी खड़ी है, हमें अभी निकलना है। मैं इसके पीछे गिल्ली में गया तो वहां एक नए मॉडल की कार खड़ी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर वही लड़की बैठी थी जो कल पार्क में देखी थी। मेरे अंदर बैठते ही गाड़ी झटके से चल पड़ी। मैं इस लड़की से बोला, मेरा नाम पप्पू है। वो बना मेरी तरफ देखे बोली, मुझे मालूम है। मैं बोला, अगर हिदायत नहीं दी गई तो मौत। बात किया करेगी, ये माल है। वो बोली, ये तुम्हारे लिए काम का है, मेरे लिए नहीं। तुम पर सुकून हो और मैं फौजी। मैं गाड़ी की बनावट देखकर हैरान रह गया कि इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आ गई। वो बादल नखास्ता बोली, चराई है, यूं समझ लो उधार ली है। जिससे ली है इसे पता भी नहीं चलेगा और वापस पहुंच जाएगी। मैंने हल्की सी सीटी बजाकर कंधे उचका दिए। वो बोली, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बोला, किसका क्या मतलब हुआ? वो बोली, यही जो तुमने अभी किया। देखो, ये ऐसी बातों का बड़ा गुस्सा आता है और मुंह से उलझने वाले चार कंधों पर वापस जाते हैं। मैं बोला, एक मिनट, अगर तुम इंटेलिजेंस एजेंट हो और बड़ी कोई तोपशे हो तो मुझ पर किया एहसान है। होगी तुम कोई कैटवुमन टाइप, मुझे कि ये गुस्सा दुखा रही हो। और ये तलिया अपने पास रखो। मर्दों के मुंह से भी मुझे भड़की पसंद नहीं और लड़कियों के मुंह से तो मैं बस कुछ खास बातें ही सुनना पसंद करता हूँ। वो सख्त एनाला गई और कुछ बोलने लगी थी तो मैं बोला, सामने देखकर गाड़ी चलाओ, ऐसा ना हो कि कहीं एक दो मैं जो किसी की बोली से नहीं मरा तुम्हारी ड्राइविंग से मारा जाओ। वो चबाकर बोली, अत्ता नहीं, तुम्हें किया हो गया है। इंटेलिजेंस वालों ने किया देखा तो मैं बोला, यकीनन कुछ तो मुझ में ऐसा होगा जो आम लोगों में नहीं है। दूसरी बात यह कि जाहिर है अगर इंटेलिजेंस वालों की सोच तुम समझ सकती तो तुम उनकी जगह थिंक टैंक में होती, यहाँ मेरी ड्राइवर ना बनी होती। वो जल भुन कर रुक गई और सदमे से चूर बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ? मैं इसे सरताईर गौर से देखकर बोला, बस तुम बास लगती हो तो हो, नहीं बॉडी गार्ड भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुझे अपनी बॉडी के लिए कोई गार्ड नहीं चाहिए। ले दे के यही पोस्ट रह जाती है। आगे अचानक रोड ब्लॉक सा आ गया और गाड़ी को ब्रेक दबाना पड़ी। इसी वक्त गाड़ी के अर्द गिर्द 4-5 लोग किलाशनकोफे उठाकर आ गए। हमें हैंड्स अप करने को कहा और गाड़ी से निकलने को कहा। वो सरगोशी से बोली, लगता है दुश्मनों ने हमें घेर लिया है। मैं बोला, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये राहजन है। तुम्हारी कार सिलेक्शन की वजह से हम फंसे हैं। इतनी महंगी गाड़ी, ऐसे वीरान रास्तों पर हम नीचे उतर आए। उन्होंने महारत से हमें घेर लिया। इसके बाद एक बंदा मेरे मुंह पर टार्च मारकर हिंदको लहजे में बोला, कौन हो और इस वक्त कहाँ जा रहे थे? मैं बोला, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, ये मेरी बीवी है। हम चकवाल की तरफ एक गांव जा रहे हैं, एक अजीज का इंतकाल हो गया। वो डपट कर बोला, गाड़ी ये क्यों चला रही थी? मैं डर के मारे सहमी आवाज में बोला, वो मुझे रात में ठीक से नजर नहीं आता है इसीलिए इसे चलाने दी, और वैसे भी मेरी तबीयत जरा खराब है उन दिनों। वो अब इस लड़की जिसका ताहाल मुझे भी नाम मालूम नहीं था इसे गौर से देखकर बोला, लड़की तो बड़ी जोरदार है, उन्हें ले चलो, हम अड्डे पर पहुंचकर उनका फैसला करते हैं। मैं मिन्नत करते हुए बोला, भाई जाने देना है नहीं, हमें छोड़ दो, गाड़ी ले जाओ, पैसा ले जाओ, मोबाइल ले जाओ, हमें जाने दो। वो बोला, बकवास बंद कर, अड्डे पर चल, तेरा कच्चा चिट्ठा निकालते हैं, शायद कुछ और दाना पानी निकल आए। इसने मुझे धकेला और सामने खड़ी एक जीप में बिठा दिया। वो गाड़ी उन्होंने ही एक पहाड़ी के साथ खड़ी कर दी। वो पहले गाड़ी का मुआयना करते ताकि चेक कर सके कि कहीं गाड़ी में कोई ट्रैकिंग डिवाइस तो नहीं लगी। वो लड़की की खामोशी से बना कुछ कहे मेरे साथ होती हुई की जा रही थी, मगर इसके चेहरे पर गहरी तशवीश और संजीदगी थी, मगर मैं बाकायदा कपकपा रहा था। इसकी मौजूदगी में थी कि मुझे सहारा दे रही थी, बल्कि ये थी कि खिली जीप में सर्दी लग रही थी। मेरी जैकेट गाड़ी ही में रह गई थी। काफी देर बाद वो हमें एक वीरान और गैर आबाद जगह पर ले आए जहां किसी इंसान का वजूद नहीं था। उन्होंने हमारी आंखों पर पट्टी बांधने को तो कहा, मगर उन्हें किया क्योंकि यकीनन वो अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ते थे। हमें मकान के एक कमरे
में धकेल दिया गया और एक बंदा अपनी खुरदरी आवाज में बोला, दोनों तैयारी कर लो तो सब बच सकते हो। इसने दरवाजा बंद कर लिया। इस लड़की का चेहरा सुर्ख हो चुका था, जो कि यकीनन इसकी फोशगोई की वजह से हुआ था। मैं मुस्कुरा उठा और बोला, मैंने कुछ नहीं सुना। वो जलकर बोली, तुम्हें मजा आ रहा है? इस गाड़ी में कोई ट्रैकर नहीं लगा, इसीलिए तो इसे उठाया था हमने। अब अगर मैं वक्त पर ना पहुंचे तो कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ये रूट किसी को बताई नहीं गई थी। मुझे और सिर्फ जुबैर खान साहिब को पता था, जो कि आज अपने गांव गए हुए हैं और 3 दिनों तक उनकी वापसी नहीं होगी। मैं बोला, वाह यार, तुम लोग तो बड़े समझदार हो। अपने ही बंदे कहीं मारे जाएं, लापता हो जाए, तुम्हारे पास उन्हें बाजियाब करवाने का कोई तय नहीं, इंटेलिजेंस है। वो बोली, बकवास मत करो। रूट इसलिए कार खा जाता है कि किसी वजह से एक पकड़ा जाए तो बाकियों की लोकेशन से अनजान हो। वैसे भी ये कोई मिशन नहीं था जिसे एक मूवमेंट थी, और ना ही कोई ऑपरेशन था, इसलिए किसी को नहीं मालूम हमारी असलियत। तो हमारे पकड़ने या गुम होने से किया होगा। मैं बोला, ठीक है, यानी तुम पूरी एजेंट नहीं हो बल्कि एक किस्म की ट्रेनी हो। वैसे नाम बता दोगी तो अच्छा होगा, ताकि मैं कुछ कहकर मुखातिब करूं। वो बोली, मुनीबा। मैंने कहो के देते हुए साथ वाले रूम में धकेल दिया। वहां इसके साथ 4 आदमी थे। वो मेरे पीछे था और मेरे सामने 3 थे। उनमें से एक के पास कलाशनकॉफ थी, जबकि बाकी 2 की राइफलें मेज पर शराब के गिलासों के पास धरी थीं। मैंने प्लान बना लिया। मुझे गिनबरदार को संभालना था और मुनीबा पिछले वाले को संभालती। उन 2 को मौका दिए बगैर ही काबू करना था। अब की बार जब मुनीबा ने इशारा किया तो मैं ऐसे गिरा जैसे बड़ी जोर का झटका लगा हो। मैं सामने गिरा और गिनबरदार की टांगे पकड़कर झटक दिया। वो मुंह के बिल नीचे की तरफ गया। इसने नाली सामने कर दी। नाली का लोहा जोर से फर्श से टकराया। मैंने उछलकर मेज पर छलांग लगाई और इस पर चल गया। दोनों बुंदों ने कलिशनों की तरफ हाथ बढ़ाए, मगर मैंने एक लात दोनों के मुंह पर सीधी की। मेरे पिछले वाले ने मेरे सर पर कलाशन सीधी करके मारा, मगर बटन दबाने से पहले ही उल्टे हाथ से कलाशन का रुख ऊपर कर दिया और सीधे हाथ से इसकी गर्दन पर ताकि बौछार छत की तरफ हुई। नीचे गिरा बंदा पहले ही बेहोश था, मगर इस वक्त तक मैं अपनी पोजीशन संभाल चुका था। अब बताओ क्या करना है? मैं बोला, पहले तो ये बताओ तुम मुझसे इतना उखड़ी हुई क्यों हो? वो गुड़बड़ा कर बोली, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं बोला, अंधा नहीं हूँ, लोगों के रवैयों को समझता हूँ, इसीलिए इंटेलिजेंस में हूँ, वो भी एजाजी तौर पर। अब साफ साफ बात। वो बोली, ओके, मुझे ये बताया गया है कि तुम एक बहुत बड़े लड़कीबाज टाइप इंसान हो, जो हर लड़की को एक ही नजर से देखता है। अभी भी तुम एक लड़की के साथ इसके पास से आ रहे हो। मैं बोला, तो ये एक पर्सनल मामला है। लड़की की रजामंदी शामिल थी और मैंने वही किया जो मेरा दिल चाहा। खैर, अब जब हम साथ साथ काम करेंगे तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो। फिलहाल तुम साथी हो और हम साथ साथ किया करेंगे। अब एक बात सच सच बताओ कि ये ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि इस बार किसी ने मुझे मारा है और मैंने उनकी जान नहीं मारी। वो बोली, ये वाकई ट्रेनिंग नहीं है। थोड़ी ही देर बाद बाहर एक और गाड़ी की आवाज सुनाई दी। ये हमारी गाड़ी भी चेक कर ली गई थी कि कोई ट्रैकर नहीं लगा हुआ। 5-7 मिनट बाद वही करख्त सूरत वाला नमूदार हुआ और बोला, चलो तुम दोनों इस कमरे में। मैंने एक कलाशन फेंक दी। मुनीबा ने भागकर दरवाजे के पास पोजीशन ली और खास फौजी अंदाज में बाहर झांका। मैंने मुनीबा को इशारा किया कि मुझे कोर करे। वो बाहर कूदी। मैंने सीधा जमीन पर जा पड़ा और गिरते गिरते जमीन को होने से पहले सामने खड़े बंदे को उड़ा दिया। वो चलाकर पीछे की तरफ उलट गया, मगर दूसरे तरफ एक दूसरे बंदे की झलक दिखाई दी, जिसने मेरी तरफ नाली सीधी कर दी थी। मैं जमीन पर गिरते ही एक तरफ लुढ़क गया। जिस जगह में गिरा था वहां पत्थर थे। मेरे मुंह पर पत्थर लगे। मैं भी भाग कर कोर में एक गाड़ी के पीछे हो गया। मैंने चलाकर कहा, देखो तुम जो भी हो, हथियार डाल दो, हम तुम्हें जिंदा पकड़ लेंगे, वरना तुम भी जल्द ही अपने बाकी साथियों की तरह कुत्ते की मौत मारे जाओगे। वो बोला, बकवास मत कर, मैं हथियार नहीं डालेगा। मैं चलाकर बोला, मुनीबा, इसके बाकी साथियों को मारकर बाहर फेंक, तब इसे यकीन आएगा। और मुनीबा ने मेरी हिदायत के एन मुताबिक गला थामे हुए बड़े हैकल बंदे को बाहर फेंका और फिर इसे उड़ा दिया। मैं चलाकर बोला, अब भी मौका है, सामने आ जाओ। वो बोला, तुम पर कैसे भरोसा करूं? मैं बोला, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं। अगर तुमने ना डाले और इसके बाद मजीद कार्रवाई की तो हम दोनों तुम्हारा शिकार करना शुरू कर देंगे। मुनीबा ने अंदर से तमाम इकट्ठी कर ले और उन्हें उठाकर मेरे पास आ गई। वो बोला, खुदा वास्ता मुझे मत छोड़ दो। वो उठाए
सामने आ गया। इसका चेहरा खौफ और नदामत से पीला पड़ गया था। मुझे जान जाने की उम्मीद थी। मैंने इसे निशाने पर रखते हुए इसकी तरफ पेश कदमी की, जबकि मुनीबा भागकर ऐसी पोजीशन पर चली गई जहां अगर वो मुझ पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करे तो मैं इसकी लाइन ऑफ फायर में रुकावट ना बन सको। हम तीनों एक मुकम्मल पोजीशन में थे। मैं इसे जमीन पर लेटने को कहा और इसके सर पर पाँव और नाल रखकर तलाशी ली। सिगरेट और कुछ दीगर चीजें। मैंने इसे साफा लेकर बांध दिया। इसे उठाकर कमरे में ले आया। मैंने बारी बारी सभी कमरे चेक किए। एक दो जगह मुझे कुछ ऐसी चीजें मिले जो किसी की माजी में मौजूदगी का सबूत देती थी। उनमें किसी औरत का फटा लिबास, टूटी चूड़ियां भी शामिल थीं। मैंने इससे पूछा, ये किसकी हैं? सच सच बोलना, वरना मैं झूठ सुनते ही समझ जाता हूँ। वो बोला, ये भी एक लड़की थी। 10 दिन पहले उधर से आई थी, ढूंढने आई थी। हमने उठाकर लाया, 3 दिन इस्तेमाल किया, मगर वो ना रही। हमने इसे जंगल में फेंक दिया। मैं बोला, इसकी कोई निशानी वगैरह? वो बोला, निशानी तो नहीं, मगर इसका नाम सायरा था। मैंने इसे कहा, वापसी के रास्ते पर कोई पहरा नहीं? वो बोला, नहीं, हम इस लड़की की वजह से वापस आए थे ताकि एक बार मुलाकात करके फिर वापस जाए। मैं बोला, ये किसका गिरोह है? वो बोला, ये रईस बख्शी खान का गिरोह है। मैंने इसे भी अचानक मारी और इसकी जेब से अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर मुनीबा की तरफ उछाल दी और हथियार जेब में रख लिया। वो हक्का बक्का मुझे देख रही थी। मैं बोला, तो किया उनकी खिदमत करता, उनके आरती उतारता, जेल ले जाकर सरकारी दामाद बनाता। इसकम जहां पाक, ये कलाशन भी यही फेंक दो। ऐसा तासुर दो कि किसी दूसरे गिरोह की वजह से मारे गए। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। मुनीबा भी फेंक कर अंदर आ बैठी। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली, मुझे अंदाजा है कि तुम इतनी अक्कड़ क्यों हो। तुमने पहली बार हाथ रंगे हैं। और मजे की बात यह कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि ये जंगली दरिंदे थे। ये तो एक नेकी थी जो मैंने की, मुआशरे को उनसे नजात दी। इस बारे में जाते भी बारी साबित ना होता, ना गवाह ना मुद्दई। अब चलो, मुझे नहाना भी है और कुछ खाना भी। इसने गाड़ी वापसी के रास्ते पर मोड़ ली। हम मजीद 1 घंटे बाद अपने मकाम पर पहुंच गए। इस दौरान मुनीबा ने मुझसे कोई बात नहीं की। हम एक पुराने से मकान के सामने रुके और बना हार्न दिए एक गार्ड ने दरवाजा खोल दिया। सुबह की किरणें नमूदार होने लगी थीं। हम अंदर दाखिल हुए। मेजर शिराज चेहरे पर तशवीश के तासुरात लिए खड़ा था। वो बोला, कहाँ रह गए थे तुम लोग? तुम्हें 3 घंटे पहले यहाँ होना चाहिए था। मैं बोला, बस जनाब, किया करे अपने ड्राइवर भी बड़ा सुस्त भेजा था। मेरे चेहरे पर कई जगह खराशें थीं, कपड़े भी गर्द आलूद थे, जिस्म पर काफी जगहों पर धब्बे भी थे। वो मुनीबा से बोला, क्या हुआ?